वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरा जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और चैंपियंस कप का एक और मैच जारी है जहां पर मार्कवर्स और पैंथर्स आमने सामने हैं और मार्कवर्स ने टॉस जीतकर फ़िलहाल जो है वो अपनी पहली इनिंग्स खेल रहे हैं और इसके बाद देखना ही है कि रिजल्ट जो हैं वो क्या आते हैं। तो कनेक्शन कैंप भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त, तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ सेट पर मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, वन एंड ओनली हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, सुबह से आपका इंतजार था, सुबह भी हम आपका जिक्र कर रहे थे, आपकी बातों को याद कर रहे थे। हाफिज़ साहब, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्टर सामने आया है। असल में जब भी क्रिकेट ख़राब हो रही होती है तो एक नई चीज़ हमारे सामने आ जाती है, शायद हमारी इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए होती है। मैंने एक छोटा सा नाम दिया है, आप इस नाम में मज़ीद निखार पैदा कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कनेक्शन कैंप एक कन्फ्यूजन कैंप है। हाफिज़ साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या हमें अभी इस वक्त चैम्पियंस कप के दौरान तमाम प्लेयर्स को वहाँ पर बुलाकर, जिसमें कोई नया प्लेयर नहीं है, उनके मसाइल को हल करने के लिए क्या यही एक मुनासिब वक्त था जहाँ पर कनेक्शन कैंप लगाने की ज़रूरत थी? देखिए, बात यह है कि अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं कुछ, तो पहले ये तयन करें कि डिसकनेक्ट कहाँ पर हुई हैं। वाह वाह वाह। तो अगर तो आपको इस चीज़ का एहसास है या इस चीज़ का अंदाज़ा है और आप इस नतीजे पर हैं कि कहाँ पर आपका मामला डिसकनेक्ट हुआ और उसके बाद फिर आप उसको कनेक्शन दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहते हैं, तो रिकनेक्ट करने से पहले आपको जो पॉइंट है डिसकनेक्शन का, यहाँ पे आपकी चीज़ें टूटी हैं, उस तक जाना पड़ेगा। तो अगर आप इस कनेक्शन कैंप का जिक्र करते हैं जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स मौजूद थे, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी जो कि खेल रहे हैं, गुज़िश्ता उसमें कुछ नए भी थे, कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी वक्त से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वो भी मौजूद थे। तो ये सारे लोग तो उस अमल का हिस्सा हैं जिसकी वजह से आप यानी कि खिलाड़ियों की ख़राब कारकर्दगी ऐसी है कि जिसके ऊपर आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके क्या मसाइल हैं। जो खिलाड़ियों को मुंतखब करने वाले हैं या उनके खेल के हवाले से मुतअद्दिद और मुख्तलिफ़ फ़ैसले करने वाले हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके क्या मामलात हैं। और फिर जो उनकी तजावीज़ हैं जो खिलाड़ियों को डील करते हैं बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तक जो चीज़ें जाती हैं, फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये एक सीढ़ी है। अगर वही लोग फ़ैसले करें कि पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट की जगह पर T20 मैचेस ले लेने हैं, वही लोग फ़ैसला करें कि पाकिस्तान की ए टीम डार्विन में बांग्लादेश के लगभग डेवलपमेंट स्क्वाड के और उनकी डिस्ट्रिक्ट टीमों के साथ खेलेगी, हाँ। और वही लोग ये फ़ैसला करें कि पाकिस्तान में ए टीम में अली ज़रियाब एक 100 स्कोर करते हैं एक मैच में, उनको मौका मिलता है और आप उनको इस चैम्पियंस कप में शिरकत का मौका नहीं देते हैं। अगर वही लोग ये फ़ैसला करते हैं कि शाहीन आफरीदी 5 मैचेस के लिए पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे, शान मसूद को आप बनाएं कप्तान टेस्ट मैचेस का, बाबर आजम को आप हटा दें और चंद माह बाद आप दोबारा बाबर आजम को कप्तान बना दें, और ये तो एक के बाद और वही लोग फ़ैसला करें कि पाकिस्तान में 16 टीमों का फ़र्स्ट क्लास निज़ाम नहीं होगा, 6 टीमों तक चला जाएगा, और वही लोग बाद में फिर 16 पर ले आएँ, 6 बंद कर दें और उसकी जगह पर 5 के चैम्पियंस कप शुरू कर दें। तो इस सवालों के जवाबात हैं, ये कहाँ से आएंगे? ये तो बुनियादी तौर पर पहले इसकी क्लैरिटी ज़रूरी है, और अगर ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी तो फिर आपके लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में भी होंगे। और इस कनेक्शन कैंप में जो रिपोर्ट किया है मीडिया ने, जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ है पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से, उसमें तो बाकी सारी बातें तो अपनी जगह पर हैं लोग, लेकिन जो शिद्दत के साथ रिपोर्ट हुआ है वो हुआ है कि शायद टीम का इत्तेहाद उस सतह पर नहीं है जिस सतह पर होना चाहिए, और सबसे एक पैगाम दिया गया कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो इसका मतलब एक इसका पहलू ये है कि ठीक है उनके इख्तलाफात हैं, उनको साथ बिठा लिया है, और दूसरा इसका पहलू ये है कि इसका मतलब ये है कि कहीं पर इख्तलाफात हैं, और फिर जब आप ये सोचते हैं कि वाकई अगर इख्तलाफात हैं तो इसका मतलब ये है कि खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है मजमूई तौर पर, इनफरादी तौर पर वो असरअंदाज हो रही है, उनके आपस के ताल्लुकात हैं वो इज्तिमाई तौर पर टीम की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो रहे हैं। और इस बारे में इससे पहले भी वर्ल्ड कप ये हुआ है, इससे पहले भी मुख्तलिफ़ जगह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब ने ये ज़िक्र किया था टीम के इत्तेहाद के हवाले से। सो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उस पर आप उसके पहलू हैं मुख्तलिफ़ जिनका अहाता कर सकते हैं, और वो तमाम चीज़ें एक एक करके जुड़ती हैं कि आपने अब आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, आप डिसकनेक्ट हुए पड़े हैं, रिकनेक्ट कौन करता है, कैसे करते हैं, ये तो आने वाले वक्त में उसका पता चलेगा।
बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब। देखें, अगर हम देखते हैं जिसका जिक्र भी आपने किया, बहुत देर से ये मसाइल तो चल रहे हैं ना। अगर हम देखें, हम वर्ल्ड कप हारने के बाद भी सर्जरी की बातें सामने आई, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर कहा गया हमारे पास प्लेयर्स नहीं हैं। अभी अब चैम्पियंस कप हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वाज़िया हो रही हैं, नुमायाँ हो रही हैं। शाहीन आफरीदी पर और उनकी जितनी भी प्लेइंग 11 थी उसके ऊपर जो है वो एक फ़ाइन जो है वो लगाया गया अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट के। स्लो ओवर रेट जो है वहाँ पर है। लेकिन मुझे इस चीज़ पर हैरत है कि ये तमाम मसाइल इस वक्त आ रहे हैं पाकिस्तान टीम को, जब आपने ऐन वक्त, आपके पास बहुत कम वक्त बाकी है, जब आपने इंग्लैंड के साथ टेस्ट खेलना है, और दूसरा आप तैयार हो रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए जो चंद माह बाद जो है वो शुरू हो जानी है। अभी अगर हम यहाँ पर इन मसाइल का शिकार हैं तो हाफिज़ साहब कौन इनको बेहतर करेगा? कौन सी उम्मीद ऐसी जो इन मसाइल को हल करेगी और हम आगे परफॉर्म करेंगे? देखिए, स्लो ओवर रेट तो ऐसा मसला नहीं है। ये टीमों को मुख्तलिफ, दुनिया की मुख्तलिफ टीमों को मुख्तलिफ वक्तों में ही हो जाता है। स्लो ओवर रेट कोई ऐसा मसला नहीं है। और चैम्पियंस ट्रॉफी की जहाँ तक तैयारियों का ताल्लुक है, देखिए आपके पास प्लेयर्स आ रहे हैं कि आप किन को लेकर जाना चाहेंगे आगे। जैसे तैयब ताहिर ने परफॉर्म किया है, कामरान गुलाम ने परफॉर्म किया है, ठीक है। उमर अमीन को जब मौका मिला है पिछले मैच में, वो भी मैन ऑफ द मैच रहे थे मिडल ऑर्डर में, ठीक है। आपके पास आपके फास्ट बॉलर्स हसनैन ने जैसे विकेटें ली हैं, तो आपको अपनी रीथिंक नज़र सानी का तो आपको मौका मिला है। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी काफ़ी आगे है। इसके दौरान में जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान किस तरीके से खेलता है, और वहाँ पर क्या वाकई आप मिडल ऑर्डर में अपने कुछ वनडे क्रिकेट जब खेलने के लिए जाते हैं, तो सलमान अली आगा ने भी परफॉर्म किया है, तो आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं? आपके पास फास्ट बॉलर्स कौन से होंगे, स्पिन बॉलर्स आपके पास कौन से होंगे जिनको आप लेकर जाते हैं? कि आप शादाब खान के साथ जाएंगे या आप किसी और स्पिनर्स के साथ स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में और लोगों की तरफ देखेंगे? तो जब चैम्पियंस ट्रॉफी, चूंकि अभी उसमें अगर आप क्रिकेट के एतबार से देखते हैं तो कुछ वक्त है दरमियान में, इसलिए, और उसमें पाकिस्तान ने मुख्तलिफ फॉर्मेट में क्रिकेट खेलनी है, तो कैसे आगे बढ़ती हैं सिलेक्शन कमेटी, इसको किस तरीके से देखती है कि किन प्लेयर्स को उन्होंने साथ रखना है, किन प्लेयर्स को वो चाहेंगे कि वो सिलेक्शन जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए उनको शुमार किया जाए या उन पर गौर किया जाए, तो मिडल ऑर्डर में ही आपके पास आएंगे। क्या आप ऊपर से कुछ देखना चाहेंगे कि अब्दुल्ला शफीक हैं, इमाम हैं, फ़खर हैं, किस तरीके से आप आगे जाना चाहेंगे? साहिबजादा फरहान है, कौन है जिनको आप एतमाद करेंगे? तो बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें अमूमी तौर पर टीमें जाती हैं, कुछ सीनियर के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है। सो अभी आगे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ेगी और जो खेलेंगे, चूँकि इस दौरान फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी होगी, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहा होगा, तो सिलेक्शन कमेटी का एक इम्तहान होगा कि वो किन खिलाड़ियों को देखते हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ मुमकिन नहीं है कि आप चैम्पियंस ट्रॉफी में करेंगे। हो सकता है आप एक दो लोग शामिल कर लें, लेकिन अमूमी तौर पर जो एक रुझान है वो यही होता है कि आप जब बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो आप ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आप अपने सीनियर क्रिकेटर्स के साथ जाएं। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब। टेस्ट इसके बाद शुरू होना है इंग्लैंड का और पाकिस्तान का। इंग्लैंड अपने मैदानों में भी मैचेस अभी हारा है रिसेंटली, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो मैच हारे हैं और एक अच्छी फॉर्म नज़र नहीं आ रही है कहीं ना कहीं। लेकिन पाकिस्तान तो शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किलात का इस वक्त जो है वो शिकार है। हम इससे पहले बांग्लादेश से हारे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी हार हमारे लिए थी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड के जब मैच होगा तो बाउंस बैक कर सकता है, या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान जो है वो विन कर सकता है मैचेस अपने? देखिए, डिपेंड करता है कि उन्होंने तो अपनी टीम का ऐलान कर दिया, पाकिस्तान क्या टीम का ऐलान करता है, किस स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान जाता है, पिचेस कैसे बनाए जाते हैं और उसके हिसाब से कौन से खिलाड़ी जो है वो मुंतखब किए जाते हैं। 15 या 16 का स्क्वाड आप जो भी अनाउंस करें, उसके बाद जब आप 11 बनाते हैं तो आप क्या बनाते हैं? जो जहाँ तक ताल्लुक इंग्लैंड का है, उनके जो 4 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 तो खैर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए, जिम एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड, बाकी जो हैं वो 2 जोफ्रा आर्चर एंड मार्क वुड वो आ नहीं रहे हैं। तो ये 4 फास्ट बॉलर्स हैं, इनकी अदम मौजूदगी में उनका बॉलिंग अटैक वो नहीं है, लेकिन उसमें भी 1-2 गेंदबाज ऐसे हैं जो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान पिचेस कैसे तैयार करता है और पाकिस्तान किस स्ट्रेंथ के साथ जाता है, पाकिस्तान कौन सी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरता है, किन खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाता है, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। पाकिस्तान के जो नुमाया क्रिकेटर्स हैं इस इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, अगर अच्छे बैटिंग पिचेस हुए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि बॉलिंग हमारी भी खुरम शहजाद के बारे में शायद जैसे उन्होंने परफॉर्म किया, उनके ऊपर एक इम्तहान होगा कि क्या वाकई वो आते हैं दोबारा। क्योंकि कुछ शायद ये बता रहे थे कि उनकी कुछ इंजरीज़ के इश्यूज़ हैं शायद। नसीम शाह हैं, मीर हमज़ा हैं। फास्ट बॉलिंग में अगर आपको ऊपर से नए बॉल के साथ कोई मदद मिलती है और आप आउट कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या बाद में आने वाले जो बैटर्स हैं, जब गेंद थोड़ा सा पुराना होता है, सेशन ख़त्म होता है, तो आपके पास
चेंज के ऊपर वो चीज़ें मौजूद होंगी कि जो इंग्लैंड के लिए मुश्किलात पैदा कर सकें। सो एक दिलचस्प सूरत हाल होगी और सवाल होगा पाकिस्तान में टीम मुंतखब करने वालों पर, टीम उसके बाद 11 बनाने वालों पर, पिच तैयार करने वालों पर, और फिर सबसे बढ़कर कि पाकिस्तान की जो बैटिंग साइड है या जो पाकिस्तान के बॉलर्स हैं वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। क्योंकि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जब आप 2-0 से हारे हैं और वो बांग्लादेश इंडिया में जाकर पहला टेस्ट मैच आसानी से इंडिया ने उनको हराया है। हाँ। 144 पर 6 होने के बावजूद उन्होंने 450 के करीब रन स्कोर किए। फिर उन्होंने आपको बांग्लादेश को 150 से पहले आउट किया। फिर उन्होंने 250 के करीब लगभग शायद रन स्कोर किए, 4 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर किया। 1 सेंचुरी पहली इनिंग्स में बनाई, 2 सेंचुरियाँ दूसरी इनिंग्स में बनाई। उसमें एक जगह पर जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की, विकेटें ले ली। दूसरी इनिंग्स में अश्विन के 6 विकेट आ गए। तो वो टीम जो आपके खिलाफ बहुत बेहतर अंदाज में क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रही थी, जब वो इंडिया के खिलाफ गई है तो उनकी कारकर्दगी का मैार वो नहीं रहा जो पाकिस्तान में था। सो इंग्लैंड तो उससे बहुत बेहतर टीम है। सो पाकिस्तान के लिए ये बात ज़रूर है कि इंग्लैंड की जो फास्ट बॉलिंग है, बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग इस वक्त ज़रा निस्बतन बेहतर आपको उनकी क्रिकेट के एतबार से तो बिल्कुल बेहतरीन, उनकी तारीख की बेहतरीन पेस बॉलिंग होगी। लेकिन अगर दुनिया के दीगर मुल्कों से आप बात करते हैं तो वो एक आप बेहतर जगह पर नज़र आते हैं जहाँ पे आपको पेस नज़र आती है। इंग्लैंड मार्कवुड और आर्चर की मौजूदगी में वो जो जेन्युइन पेस है उसकी उनको खिदमात हासिल नहीं होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ बॉलर्स उनके ऐसे हैं जो पाकिस्तान को देखते हुए, क्योंकि हमारी को बहुत अच्छी क्रिकेट चल नहीं रही, मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब। कामरान गुलाम की एडिशन को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं और इससे पहले भी हमने जब इस पर बात की थी तो हम इस बात पर यानी इजहार था हमारा कि उनका नंबर जो है वो फिर कौन सा होगा, कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो वहाँ पर नहीं होगा तो उसकी जगह पर जो है वो कामरान गुलाम को जो है वो शामिल किया जाएगा। तो क्या समझते हैं कि कामरान गुलाम की जो चैम्पियंस कप में भी जो परफॉर्मेंस रही है, क्या उसके बाद उन्हें शामिल करना चाहिए टेस्ट? देखिए काफ़ी दिनों पहले से ये हम बात कर रहे हैं कि अगर कामरान गुलाम की मौजूदा वाइट बॉल में परफॉर्मेंसेस को देखा जाए और फर्स्ट क्लास के उनके तारीख को देखा जाए तो वो आते तो हैं, स्क्वाड में भी वो आते हैं, प्लेइंग 11 में नहीं आ पाते हैं। तो प्लेइंग 11 में जब आप उनको डालने की बात करेंगे तो फिर डिबेट होगी ना कि किसके नंबर पर आप कहाँ पर उसको खिलाएंगे। क्या आप उसको साउथ शकील की जगह पर खिलाएंगे तो साउथ तो वाइस कैप्टन है और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आप उनको मोहम्मद रिजवान की जगह पर खिलाएंगे, फिर आपकी विकेट कीपिंग कौन करेगा? क्या आप उनको सलमान अली आगा की जगह पर खिलाएंगे? खुद सलमान अली आगा की बड़ी अच्छी अपनी परफॉर्मेंसेज है। तो ऊपर के जो आपके बैटर्स हैं जिसमें आपके 2 ओपनर्स होंगे, शान एंड बाबर होंगे, तो आप किसको उसकी जगह पर खिलाएंगे? तो थोड़ा सा टफ कॉल होगी कि आप क्या करते हैं। लेकिन दरवाज़ा तो वो खटखटा रहे हैं ना, तो ना सिर्फ सिलेक्शन कमेटी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है जो टीम के अंदर प्लेइंग 11 में एक देखा जाता है कि ये बिल्कुल आसानी से मुंतखब हो सकते हैं। तो उनके लिए भी एक प्रेशर ज़रूर होगा कामरान गुलाम की कारकर्दगी को, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जब वो वनडे क्रिकेट कप खेल रहे हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लाहौर कलंदर्स की तरफ से PSL खेल रहे हैं तो उस फॉर्मेट में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो इस टूर्नामेंट में चैम्पियंस कप में जहाँ पर वो खेल रहे हैं 150 बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया और उसमें भी वो निखर कर सामने अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो जो उनके एंड पे है वो कर रहे हैं, लकी होते हैं या अनलकी होते हैं टीम में जगह बनाने के एतबार से, ये बहरहाल एक फ़ैसला होगा। इसको देखना सिलेक्शन कमेटी का इम्तहान होगा कि क्या उनको स्क्वाड में रखते हैं और फिर टीम मैनेजमेंट और कप्तान के ऊपर जाएगा कि क्या वो देखते हैं कि वाकई इनको हम किसको ड्रॉप करेंगे और किसको खिलाएंगे। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब। हम लोग अभी जिस तरह कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नए प्लेयर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं में परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। अब्दुल समद की बात हमने बहुत बार की है। आपकी एक मतलब एक एनालिस्ट होता है, उसकी एक नज़र होती है कि जब वो टूर्नामेंट देखता है वो कहता है कि ये प्लेयर जो है ना ये आगे आने वाले वक्त में एक बेहतर, अगर इस पर काम किया जाए तो हमारे लिए एक बेहतर उभरता हुआ सितारा बन सकता है। हाफिज़ साहब तो आपको कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ प्लेयर जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हो जो हमारे लिए आने वाले वक्त में फास्ट बॉलिंग के एतबार से बहुत अच्छे साबित हो सके? देखिए रज़ा अली का जो अली रज़ा है उनका नाम एन बिशप ने भी उनके बारे में लिखा है और वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनको इससे पहले भी चंद माह पहले भी किसी जगह पर मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान की A टीमों का ऐलान हुआ था तो वो नज़रअंदाज हुए थे। वो बड़े अच्छी अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। सो आपको जब एक चीज़ की शनाख्त हो जाए प्लेयर्स की तो उसको मौके फिर आपने उसके लिए एक रास्ता बनाना है कि आपने इसको किस तरीके से ऊपर लेकर आना है। आप देखें कि मियांक यादव और उमरान मलिक इंडिया में खेल रहे हैं और उनको
नेशनल क्रिकेट अकेडमी उनके ऊपर किस तरीके से काम कर रही है, जब जोफ्रा आर्चर अनफिट हुए हैं तो उनके ऊपर ECB ने कैसे काम किया है, जब दुनिया के और मुल्कों में जहाँ पर उनके बासलाहियत खिलाड़ी सामने आते हैं और उनके लिए कुछ मसला हो जाता है तो आप उनके लिए क्या रास्ता मुकर्रर करते हैं, तयन करते हैं कि हमने कैसे इनको ऊपर लेके आना है। तो ये एक टूर्नामेंट है, इसमें अच्छे खिलाड़ी जो हैं उनको बहरहाल काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है पाकिस्तान हाईएस्ट लेवल पर बैनुल-अक़वामी सतह पर जाने के लिए। अली रज़ा अच्छे हैं, उन्होंने अंडर 19 पर भी की सतह पर भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था और उन्होंने वहाँ पे भी मुतासिर किया था। जिस तरह से बॉल उनकी सीम पोजीशन है, जिस तरह से उनका बॉल पड़ने के बाद हिलता है और बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा करता है, यहाँ पर भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। इयान बिशप एमी तो किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, तो उनमें सलाहियत मौजूद है, वक्त के साथ साथ और निखर सकते हैं। अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है आपकी और जो आपके डेवलपमेंट का काम करने वाले लोग हैं, ये उनका इम्तहान है कि वो किस तरीके से यहाँ पर जो खिलाड़ी उनके ख्याल में उनको बेहतर लगे होंगे उनके लिए मुस्तकबिल तय करेंगे उनका, कि हमने किस किस तरीके से इनको मज़ीद इनकी सलाहियतों में निखार लाने के लिए काम करना है, इनको कहाँ कहाँ मौक़े देने हैं, किस तरीके से मौक़े देने हैं, ताकि वो जब जाएँ बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तो वो उनको वो उस किस्म का दबाव या उस किस्म की चीज़ें उनके लिए कुछ नया ना हो, वो सारी चीज़ें पहले ही टेस्ट कर चुके हों। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब यही सवाल, अगर हम बैटिंग साइड पर बात करते हैं तो बैटिंग में आपको कौन सा प्लेयर जो है वो नज़र आ रहा है कि जो शायद एक बहुत बेहतर बैटर साबित हो सकता है? देखिए, जो आपके एस्टेब्लिश बैटर्स हैं वही रन्स कर रहे हैं। मतलब कामरान गुलाम को अगर आप देख लें, उस्मान खान ने 100 किया है, तैयब ताहिर ने रन्स किए हैं, बाबर आजम ने रन्स किए हैं, तो एक 100 उन्होंने भी किया है। तो ये हैं जो आपके सामने हैं। इसमें कामरान गुलाम की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट ज़्यादा है, ठीक है। इरफान नियाज़ी कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने, लेकिन एक लंबा सफ़र है। एक 100 करने के बाद क्या आप उसको रिपीट करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये बल्लेबाजों के लिए ना एक मुख्तलिफ अंदाज में उनकी ग्रोथ होती है। उनकी कारकर्दगी में निखार के लिए, उसमें पुख्तगी के लिए वक्त चाहिए होता है। बाज़ औक़ात बहुत बासलाहियत होते हैं, कुदरती तौर पर बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उनकी माहौल में ख़ुद को ढालने की सलाहियतें दूसरों से बेहतर होती हैं, वो ढल भी जाते हैं, ज़्यादा जल्दी परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा नहीं होता, अक्सर व बेशतर वो आपको उस साइकिल में जाना पड़ता है, उस मश्क को आपको करना पड़ता है। तो वो जैसे जैसे करते चले जाएंगे, पुख्ता होते चले जाएंगे। परफॉर्मेंसेस आपके सामने, वो पाकिस्तान के लिए भी मुंतखब हुए थे जब इरफान नियाज़ी PSL में भी कुछ जगह पर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। वो तो टेम्परामेंट उनका अच्छा है, लेकिन हाईएस्ट लेवल पर जाने से पहले जिन चीज़ों को आपको चेक करना चाहिए, मुख्तलिफ जो आपके बॉक्सेस होते हैं वो टिक करना ज़रूरी हैं। A टीम के टूर्स हों ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, जहाँ पर आपको 4 डे मैचेस मिलें, 1 डे खेलें, T20 खेलें, तो वो आपको अंदाज़ा होता है कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट बॉलिंग साइड के ख़िलाफ़ ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो आपको फेयर आइडिया होता है, बजाय इसके कि आप बराह रास्त उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में डालें और आपको लगे हो नहीं, इसका ये भी काम होने वाला है, ये भी काम होने वाला है, ये भी काम होने वाला है। तो वो एक उल्टा चक्कर चलता है, बजाय इसके कि जो सीधा उसका रास्ता है उसको इख्तियार किया जाए, ताकि वो वापस 99 से वापस 2 पे ना उसको आना पड़े। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, वुमेंस के क्रिकेट का ICC का जो है वो T20 2024 का वर्ल्ड कप जारी है और तमाम ममालिक की जो क्रिकेटर्स हैं वो तैयार हैं और 3 तारीख से शुरू हो रहा है। तो हाफिज़ साहब, पाकिस्तान की टीम उसमें शामिल है और पाकिस्तान की रीसेंट अगर हम सीरीज़ देखते हैं तो साउथ अफ्रीका के साथ ही पाकिस्तान की अपनी होम ग्राउंड्स पर पाकिस्तान उनमें 1 मैच हारा और बाकी के मैचेस जो हैं वो मतलब 1 मैच जीता और बाकी मैचेस 2 वो हारे हैं। तो कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है कि जो हमारे हालात मेंस क्रिकेट अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में थे, क्या उन्हीं चीज़ों को वुमेंस क्रिकेट में तो नहीं दोहराया जाएगा? क्या कुछ बेहतर असरात नज़र आ रहे हैं निस्बतन? देखिए, सारा कि कैसे टूर्नामेंट का आगाज़ करती है पाकिस्तान की टीम, और पहुंच तो गए हैं। वसीम साहब उनके साथ हैं, मोहम्मद वसीम पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर रहे हैं, वुमेन टीम के साथ भी कोचिंग का कर रहे हैं कुछ हफ्तों से। फिर जुनैद खान बहुत बासलाहियत पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं। अब्दुल रहमान बहुत अच्छे स्पिनर रहे हैं, वो उनके साथ बहसीत स्पिन बॉलिंग कोच हैं। पाकिस्तान की टीम ने जो अफ्रीका के ख़िलाफ़ यहाँ पर होम सीरीज़ खेली, कुछ अच्छी चीज़ें उसमें नज़र आईं। ICC में उस टूर्नामेंट में वो कैसे उस दबाव का सामना करते हैं और क्या अपनी सलाहियतों के मुताबिक परफॉर्म करते हैं या नहीं करते, लक किस साइड पर होती है, वो सब चीज़ें देखनी है। लेकिन यह है कि बेस्ट ऑफ लक, अच्छी क्रिकेट खेलें और जो लोग उनको फ़तयाब तो देखना चाहते हैं और
चूँकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेंस की साइड पर या ओवरऑल भी अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को देखते हैं तो कामयाबियाँ बहुत ज़्यादा मिली नहीं हैं पाकिस्तान को रवां बरस में भी। तो इस वजह से आप ये एक जहन में ख्याल जाता है कि शायद अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो बेहतर क्रिकेटर्स हैं अगर वो अपनी पोटेंशियल पर खेलते हैं तो अगर पाकिस्तान यहाँ पर साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जीत सकता है तो वहाँ पर भी रन्स ऑन बोर्ड पाकिस्तान कर सकता है, अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। प्लेयर्स इनफरादी तौर पर उसमें कुछ मौजूद हैं कि जो बेहतर नताइज के लिए काम कर सकते हैं। एज टीम कितना अच्छा खेलते हैं, किस गेम प्लान के साथ खेलते हैं, सिलेक्शन प्लेयर्स की प्लेइंग 11 की कैसी होती है, टारगेट चेस करना है, टारगेट ऑन बोर्ड करना है, अप्रोच कैसे करते हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और ICC के टूर्नामेंट में जाकर ना बहुत सारी बदल जाती हैं दबाव की वजह से। तो देखना यह है कि कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं प्लेयर्स। बिल्कुल सही बात है। आप सब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा टॉप प्लेयर्स हैं इंडिया के इस वक्त, और तमाम प्लेयर्स वैसे तो बहुत अच्छे हैं, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन कपिल देव का एक ओपिनियन आया, उन्होंने कहा कि इनफ होती है इतनी एज व्हेन यू क्रॉस 30, मतलब 30+ जो है वो रोहित शर्मा भी हैं, 30+ जो है विराट कोहली भी हैं, तो इनको जो है वो रिटायरमेंट शायद अपनी कंटिन्यू कर लेनी चाहिए। और अगर हम देखते हैं तो हाफिज़ साहब अभी रिसेंटली अश्विन ने जिस तरह से विकेट्स निकाली हैं, 38 तो उनकी भी एज है, जडेजा 30+ हैं, तो डोंट यू थिंक कि फिटनेस तो ठीक है, एज इज़ जस्ट अ नंबर व्हेन इट कम्स टू इंडियन टीम? देखिए कपिल देव वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है इंडिया के, और उनका अपना ख्याल है इस हवाले से। लेकिन ये जो जितनी भी इंडिया ने हाल ही में कामयाबियां हासिल की हैं उसमें उनके टॉप प्लेयर्स का, भले उसमें विराट कोहली का नाम लें, रोहित शर्मा का नाम लें, अश्विन का नाम लें, जडेजा का नाम लें, इन सब की परफॉर्मेंसेस हैं। और अब उन्होंने पता नहीं ये किस सियाक व सबाक में ये बात की है, फिटनेस के एतबार से बेसिकली उन्होंने बात की, मतलब तो एक एज है उसमें आपकी जो फिटनेस का मेयार होता है 30 तो बैट्समैन के लिए उसका पीक टाइम होता है। हाँ। 30 में तो उसका पीक टाइम होता है। वो क्रिकेट अगर वो खेल रहा है 22-23 से, तो अगर वो बहुत अच्छा है तो वो 30 में जब जाता है तो वो तो, अब मैंने उसको एग्जैक्टली उनको सुना नहीं है या मैंने उसको पढ़ा नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। तो फिटनेस के एतबार से तो विराट कोहली का शुमार दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज, फिटनेस के एतबार से बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है। उनकी तो मिसालें दी जाती हैं फिटनेस की, तो फिटनेस तो उनकी ठीक है। अभी जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता है T20 वर्ल्ड कप भी 24 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच जो है वो विराट कोहली थे। तो मैंने असल में उनका पढ़ा नहीं, लेकिन बहरहाल वो एक ग्रेट क्रिकेटर हैं, दुनिया में उनको पसंद किया जाता है। उन्होंने पता नहीं एग्जैक्टली किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को बयान किया, लेकिन बहरहाल उनका अपना ख्याल है, उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। खैर ये तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती हैं, खिलाड़ियों का होना ना होना ये एक अलग बहस है, लेकिन मैचेस विन करना जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन कैंप पाकिस्तान में जारी हुआ जिसका मकसद ये था कि हमने किस तरह से अपने खिलाड़ियों को कनेक्ट करना है, उनके दरमियान मसाइल को ख़त्म करना है। कोचेस की बात की जाए तो कोचेस भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन एक ख्याल ये भी जाहिर हो रहा है हाफिज़ साहब कि वहाँ पर मेंटोर्स को भी शामिल होना चाहिए था, जिन्होंने करीब से इस वक्त देखा है खेलते हुए, टीम्स को परफॉर्म करते हुए। मेंटोर्स वहाँ पर नहीं थे, गिने चुने प्लेयर्स थे, जिसमें नसीम शाह भी नहीं थे क्योंकि नसीम शाह के शायद कोई मसाइल नहीं थे किसी के साथ, रिजवान थे, बाबर थे, शाहीन थे, शादाब भी थे, और भी प्लेयर, साइम अयूब भी थे। हाफिज़ साहब ये इनकी जो शमूलियत है, इसकी जो अरेंजमेंट है, फिर उसको लाहौर के अंदर मतलब करवाना, चेयरमैन साहब का वीडियो कॉल पर आना, यानी ये तमाम जिस तसलसल के साथ ये चीज़ें हुई हैं, आप कैसे समझते हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर्स इसलिए बुलाए गए हैं कि उनके आपस के मसाइल हैं। मतलब अगर इसको पब्लिक करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ये, और फिर अगर यही मान लिया जाए कि उनको मसाइल की वजह से बुलाया गया और उन खिलाड़ियों को बुलाया गया जिनके मसाइल हैं, तो साइम अयूब का किसी के साथ क्या मसला हो सकता है? इवन साउथ शकील का किसी के साथ क्या मसला हो सकता है? ठीक है। और रिजवान का, सलमान अली आगा का क्या मसला हो? रिजवान तो ये बाबर, रिजवान, शान, शादाब तो सीनियर है ना, बाकी तो वो उस कैटेगरी में नहीं है तजर्बे के एतबार से, तो इनके क्या मसाइल हो सकते हैं? सो ये एक ख्याल होगा मुख्तलिफ के लीडरशिप अगर आप मुतबादल देख रहे हैं, मेरा इसमें ये समझ ये आती है कि जो आपके मुस्तकबिल के अहम लोग हैं उनको आपने समझा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि ये पाकिस्तान के क्रिकेट में आने वाले दिनों में अहम किरदार अदा कर सकते हैं फ़ैसला साजी में, तो उन लोगों को मुंतखब करके उन्होंने वहाँ पर बुलाया कैंप में, इस कनेक्शन कैंप में जहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की है। सो इसके हवाले से मुख्तलिफ राय हैं। ये तो अब लोग बैठे, हमने पहले भी इस हवाले से बात की है कि ये एन उस वक्त, सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है, पहले तो उसका भी तयन किया जाना चाहिए ना। मतलब खिलाड़ियों को आप लाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं,
सिलेक्शन कमेटी आप लगाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कोचेज़ आप मुकर्रर करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जो लोग उनको लाते और भिजवाते हैं वापस, उनसे भी तो पूछा जाए ना, आपने किस बुनियाद पर किसी को लगाया है और किस बुनियाद पर आप किसी को हटा रहे हैं। तो जब आप किसी को लगाने या हटाने की वजह ही बयान ना कर पाएँ और आप बार बार उसको कुर्सी को घुमाते रहेंगे, तो ये तो बड़ा एक आपके लिए और ज़्यादा उसमें अभाम पैदा होगा। तो ठीक है, प्लेयर्स का इस कैंप में वैसे तो किसी प्लेयर का नहीं होना चाहिए था, खालिस्तन ये इंतज़ामी फ़ैसले हैं। अगर आप कप्तान हो सकते थे, वो कप्तान भी क्यों हो ना, कप्तान का उसमें क्या लेना देना। अगर बात है कि कप्तान की जो राय है वो किसी और तरीके से है, ये आप किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं ना, मतलब आप टीम के मामलात को आपने एड्रेस करना है तो आपको पब्लिकली उसको अनाउंस करने की क्या ज़रूरत है। मतलब आप लोगों में ये बता देंगे कि टीम में इत्तेहाद नहीं है, तो आप किस लिए हैं फिर, मैनेजर किस लिए है, ठीक है, आपके बाकी तो जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो किस लिए हैं। हो सकता है लोगों का ख्याल इस बारे में मुख्तलिफ हो, लेकिन फिर मैनेजर का क्या काम है, हेड कोच का क्या काम है, कप्तान का अपना क्या काम है। अगर कप्तान की अथॉरिटी नहीं है तो वो क्यों है कप्तान, मैनेजर की अगर अथॉरिटी नहीं है तो मैनेजर क्यों है, हेड कोच की अगर कोई बात नहीं सुनता तो वो हेड कोच क्यों है। वो फैसले की इख्तियार है ना, उसके पास फैसले का इख्तियार है, जो उसकी बात नहीं सुनता ड्रॉप कर दे अगले मैच में, ठीक है। तो प्लेयर्स को आमने सामने बाज़ औक़ात इस किस्म के मामलात में बैठाना तो फिर आपके लिए मुश्किलात और भी बढ़ सकती हैं, आपके लिए मसाइल और भी ज़्यादा हो सकते हैं। इनको ज़्यादा बेहतर अंदाज में सुलझाने की ज़रूरत है। टीम के मसाइल और हैं, आपके स्ट्रक्चर के मसाइल और हैं। टीम के मसाइल को टीम की हद तक तय करें, स्ट्रक्चर के मसाइल को आप स्ट्रक्चर की सतह पर रहते हुए वहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तय करें। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के मसाइल खिलाड़ी आपको नहीं बताएंगे, वो जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे पूछें और जो लोग उनको डील कर रहे हैं उनसे पूछें। तो ये मतलब एक हलवा सा है उन्होंने बनाया इसका, तो ठीक है, लेकिन आप देखें इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि एक मीटिंग लाहौर में साबिक क्रिकेटर्स के साथ भी हुई थी ना, उसका क्या नतीजा निकला है। तो अगर आपने आना है, बैठना है, गुफ्तगू करनी है, ख़त्म करके घर चले जाना है, तो वो किसी भी वक्त किसी भी जगह पर कर सकते हैं। वो आप यहाँ से मरी की तरफ भी सफ़र कर सकते थे कि चलें थोड़ा ठंडा मौसम है वहाँ चले जाते हैं, बुरबन भी जा सकते थे, वो थोड़ा और बेहतर जाना, नारान भी जा सकते हैं, गिलगित की तरफ भी सफ़र कर सकते थे, तो उन्होंने लाहौर में कर लिया। ऑप्शंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन चले लाहौर को उन्होंने बेहतर समझा और प्लेयर्स वहाँ पर आए, हमने तस्वीर देखी, वीडियोस देखी, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जारी हो रही थी और उसके बाद फाइनली जो कनेक्शन कैंप हुआ, फिर उसके हवाले से गुफ्तगू सामने आई। मकसद जो एक इजहार किया गया कि प्लेयर्स फोकस्ड हैं, मतलब कोचेस ने यही कहा ना कि प्लेयर्स फोकस्ड हैं अपनी गेम को लेकर, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो अब इस फोकस नहीं होना तो फिर अब क्या होना है, अब तो ये हाल हो गया कि अब तो गैर ज़रूरी बातें हैं जी, गैर ज़रूरी बातें हैं, हर तरफ वीडियोस हैं और मुख्तलिफ बयानात हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है ना। चैम्पियंस कप खेल रहे हैं तो बगैर फोकस के खेल रहे हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट होती हैं ना, यहाँ से अभाम पैदा होता है। एक तो हर चीज़ खबर है, कोई सो गया 1 घंटा वो भी खबर है, वो 1 घंटा जाग गया वो भी खबर है। तो इस खबरा खबरी में मतलब है कि पाकिस्तान की क्रिकेट खबर बन गई है दुनिया में कि हो क्या रहा है। वो जहांगीर खान और जानशेर खान साहब जो हैं वो ये कहा करते थे कि जानशेर खान वो कहते थे कि हमारे जीतने की खबर नहीं हुआ करती थी, हारने की खबर हुआ करती थी। पाकिस्तान इतना हार रहा है, लोग अच्छी जीत को तरस गए हैं। तो ये आप आते हैं, बैठते हैं, लोगों की मतलब ये तो और तरीके से आप वीडियोस बन रही हैं, तो जो है ना अपने ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। आपने मतलब क्या बाबर आजम से आपने क्या पूछना है, शाहीन आफरीदी से आपने क्या पूछना है। खिलाड़ी की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए खेल का मैदान सबसे बड़ा ज़रिया है जो आपको बता सकता है, अगर आपको समझ आती हो कि ये क्या कर रहा है, ये क्या खेल रहा है। और जिसको समझ होती है उसको खेल के मैदान से बाहर उससे पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आती, उसको पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। लोगों को जिनको समझ होती है ना, वो ये भी समझ लेते हैं यार इसका क्रिकेट का मसला नहीं है, इससे बात करें कि इसके भाई के साथ इसकी लड़ाई तो नहीं, इसकी वालदा इससे नाराज़ तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो वो ये आपको समझ आ जाती है कि हो क्या रहा है। और अगर कोई फ़र्ज़ कर लें आपस में खिलाड़ियों के हो जाते हैं इख्तलाफात, तो वो भी आपको जब आप खेल के मैदान से बाहर निकलते हैं तो आपको वो भी नज़र आ जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पसंद नहीं करता कोई तो ना करे, आपने जब बाउंड्री के अंदर हैं तो आपने वहाँ से आपको गर्ज होना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और अगर आप वहाँ पर कुछ नहीं पढ़ सकते तो बाहर जो मर्ज़ी करते रहें, वो उतना ज़्यादा असर नहीं करेंगी चीज़ें।
बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हाफिज़ साहब ने जिस तरह से क्लैरिटी के साथ अभी इस वक्त बात की है, बहुत सारे कैंप के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं देख रही थी बासित अली साहब ने भी अपना एक ओपिनियन दिया है। देखिए, जो लोग, मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट का अरूज देखा है उनको तकलीफ होती है ये तमाम चीज़ें देख के, जिनका मकसद सिर्फ हमारी अटेंशन डाइवर्ट करना है। मतलब चैंपियंस कप में परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है, एक नई चीज़ आप सामने ले आए हैं। USA के बाद हमारी हार हुई, वर्ल्ड कप 2024 के अंदर हम बुरे तरीके से सुपर 8 से भी बाहर होकर हम सामने आए, उसके आगे आपने चैंपियंस कप रख दिया। आगे ये टेस्ट है बांग्लादेश का। मतलब अजीबो गरीब चीज़ें हैं जिनके बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं अब तो ये खबर हो गई, ये खबर हो गई, लेकिन हल कोई भी नहीं है। खैर, इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।